हाय गाइस, आज अपना क्लास 1 किसकी लिक्विडेशन की। सर पार्टनरशिप तो ख़त्म ही नहीं हुई। यस सर, मुझे पता है पार्टनरशिप की आपकी क्लास 8 ही हुई है अभी तक, बट सर ड्यू टू डिमांड और ड्यू टू आपके मई 22 के एग्ज़ाम थोड़े पास में ही हैं, तो इस कारण से मैंने सोचा कि मैं 2 चैप्टर्स को पैरेलल चलाऊँ, एक साथ चलाऊँ। तो मैंने पार्टनरशिप की एक क्लास आपको आज सुबह अपलोड कर दी थी और आज मैं लिक्विडेशन की भी एक और क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ। मतलब अब आपके 2 चैप्टर एक साथ चलेंगे, पार्टनरशिप भी चलेगा प्लस लिक्विडेशन भी चलेगा। तो सर आज अपनी लिक्विडेशन की क्लास नंबर 1 है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा लिक्विडेशन वाला चैप्टर है उसका क्या वेटेज रहता है। लिक्विडेशन सर अब आप सब जानते हो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है वह जब कंपनी सीजीज टू बी डू ए बिजनेस, या फिर जब कंपनी अपनी असेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पेड आउट करती है तो वो लिक्विडेशन प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? यस सर। लिक्विडेशन में सर आपको 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक है वो है सर आपका एच लिस्ट, जिसे सर अपन डेफिशिएंसी अकाउंट भी कहते हैं। क्लियर? जो सर थर्ड टॉपिक है आपका वो है आपका लिक्विडेटर स्टेटमेंट। लिक्विडेटर स्टेटमेंट एंड जो लास्ट टॉपिक है सर आपका, जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सर बी लिस्ट। अपन इसके अंदर एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं रिसीवर स्टेटमेंट। रिसीवर स्टेटमेंट। क्लियर? तो सर ऐसे अपन को टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? अपन को 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल अपन को इस तरीके से करके टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। और ये सर 5 टॉपिक एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो ये होता है, एक रिसीवर स्टेटमेंट होता है और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है। क्लियर? यस सर। इसका जो मार्क्स होते हैं एग्जाम में वो 10 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका, जो इजीली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया? यस सर। सब अपनी अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए और लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या सर? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सर एक फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट बनवा देता हूँ मैं आपको। पर्टिकुलर उसका कॉलम बनता है और एक बनता है आपके ERV। सर ये ERV का मतलब क्या होता है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है सर। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक सपना होता है। क्या होता है? सपना। समझ में आई बात? सपने में अपन सोचते हैं कि यार मुझे इस असेट्स का इतना मिल जाएगा, मुझे इस असेट्स का इतना मिल जाएगा, मुझे इस लैंड का इतना मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का इतना मिल जाएगा, मशीनरी का इतना मिल जाएगा, फर्नीचर का इतना मिल जाएगा। मतलब अपन एस्टिमेटेड वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। तो इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट बनाते हैं अपन पहले। ठीक है सर। आप भी बनाते रहिए सर मेरे साथ ये फॉर्मेट। ठीक है सर, बना लिया सबने? यस सर। जो सबसे पहले आता है सर आपके इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्या बोला मैंने? असेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। मतलब सर क्या, इसका मतलब क्या समझे सर आप? इसका मतलब हुआ सर वो असेट जिन्हें हमने गिरवी नहीं रखा है, स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है। क्या बोला सर? क्या वर्ड यूज हुआ है? क्या वर्ड यूज हुआ है? स्पेसिफिकली प्लेज्ड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सर जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने ना 10% डिवेंचर ले रखे हैं, मैंने मार्केट से 10% डिवेंचर ले रखे हैं और उनकी सिक्योरिटी के बदले में मैंने क्या कर रखा है? उनकी सिक्योरिटी के बदले में मैंने बिल्डिंग दे रखी है। तो ये मेरी क्या हो गई? स्पेसिफिकली प्लेज्ड मशीन बिल्डिंग। क्लियर? ये क्या हो गई? मेरी स्पेसिफिकली प्लेज्ड बिल्डिंग। बट लेकिन मान लो मैंने कोई लोन ले रखा है
जिसके लिए मैंने उसको बोला ये सिक्योर्ड है, बट मैंने सिक्योरिटी के लिए कोई एक चीज स्पेसिफिक नहीं करी, कोई एक असेट स्पेसिफिकली नहीं बताया कि ये असेट है इस लोन के बदले में, तो वो क्या होती है, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। सर जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझिए, इसमें असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का मतलब होता है वो असेट्स जिन्हें हमने गिरवी नहीं रखा है। क्लियर? यस सर। तो इसका आपको इसका फॉर्मेट बनाना है, ऐसे लिख के, और असेट्स के नेम लिखने हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखना है सर, आपको असेट्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। और जैसे असेट्स के नेम हो गए, जैसे क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं A B C, इसका जो अमाउंट होगा वो, और इस अमाउंट का टोटल आपको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। ये क्या है, ERV। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर? यस। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका असेट्स जो स्पेसिफिकली क्या है, प्लेज्ड है। स्पेसिफिकली क्या है, प्लेज्ड है, जिसे अपन कहते हैं ASP। ASP बोले तो मतलब वो असेट जो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, मतलब मैंने कोई लोन लिया, उसके बदले में मैंने मेरी बिल्डिंग को एज ए सिक्योरिटी दे दिया, तो बिल्डिंग क्या हो गई, मेरी एक असेट तो है, बट लेकिन वो स्पेसिफिकली प्लेज्ड है। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं सर, जैसे ये असेट का नेम आएगा यहाँ पे, जैसे असेट का नेम हो गया A, और वो किसके बदले में है, जैसे लोन के बदले में है तो लोन का नेम आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। नाम भी आएगा सेट का, और उसका ERV भी आएगी। क्लियर? यस सर। ऐसे लोन का नेम भी आएगा, जैसे B मान लो, और उसकी ERV मतलब एस्टिमेटेड पेड वैल्यू, एस्टिमेटेड पेड वैल्यू कितनी है वो भी अपन लिखेंगे। और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, क्या बोला मैंने, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो अपन यहाँ लिखते हैं। लेकिन अगर कोई सरप्लस है, इफ एनी सरप्लस, क्या बोला मैंने, इफ सरप्लस है तो वो हम बाहर के कॉलम में लिखते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हुई क्या सर? आपको समझ में आया क्या? फॉर्मूला उतारते चल रहे हो सर आप मेरे साथ? यस सर। फिर हम एक बनाते हैं समरी। इसी के अंदर हम क्या देते हैं, एक समरी देते हैं उनको। कैसी समरी देते हैं सर? हम समरी देते हैं उनको ऐसे कि जो आपके ASP है और आपके जो ANSP है, इनका ERV कितना है और इसका ERV कितना है। समझ में आई क्या बात? क्या देते हैं, ग्रॉस अमाउंट। क्लियर हुआ क्या? यस सर। और इस समरी का फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे टोटल कर देते हैं, और इसका टोटल हम क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे दिखा देते हैं। क्या सर ये चीज़ क्लियर हुई क्या? क्या आपको असेट्स का फॉर्मेट समझ में आया या नहीं आया सर? बताइए सर फटाफट से मुझे। क्लियर? यस सर। ठीक है, आइए सर अब हम बात करते हैं हमारे लायबिलिटी वाले पोर्शन की। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। आ जाइए, यहां पे लिखते हैं सर हम बुक वैल्यू। ठीक है, यहां हम लिखते हैं लायबिलिटीज। ठीक है, और यहां हम इनका अमाउंट लिखते हैं। क्लियर? यस सर। लायबिलिटीज के अंदर सर कैसे कैसे पेमेंट होता है सर, एक सीक्वेंस बना होता है। सीक्वेंस कैसे सर? सबसे पहले किन लायबिलिटी का पेमेंट होता है, अमाउंट फॉर लोन हैविंग सिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड लोन है सबसे पहले अपन उनका पेमेंट करते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं सर, यहाँ पे अपन कुछ नहीं लिखते, निल। यहाँ पे क्या लिखते हैं सर हम, निल। क्यों? क्योंकि सर जो भी सिक्योर्ड पोर्शन था, हमने इस सिक्योर्ड पोर्शन का जो अमाउंट था, क्या वो हमने यहाँ से एडजस्ट कर दिया था ना सर? कर दिया था ना। इस कारण से यहाँ पे हमने निल लिखा। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई क्या?
क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई क्या सर? क्लियर हुआ क्या? यस सर। आगे फिर किसका पेमेंट करेंगे सर? अमाउंट फॉर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। किसका पेमेंट करेंगे सर? फिर हम किसका पेमेंट करेंगे? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। क्लियर? यस सर। फिर हम किसका पेमेंट करते हैं? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं। यस सर। क्लियर? क्या समझ में आ रही है चीज? यस सर। फिर किसका पेमेंट करते हैं हम? अमाउंट फॉर लोन हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस। समझ में आया क्या? फ्लोटिंग चार्जेस मतलब कि जिस चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है, लोन लेने के लिए जिस चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है वो खुद ही डिटरमाइनेबल नहीं है एक फिक्स्ड अमाउंट में। उसका खुद का अमाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, उसका खुद का ये नहीं पता कि वो किस चीज के ऊपर क्रिएट है। ये आप अपने लॉ के अंदर पढ़ते होंगे C.A. इंटर के अंदर चार्ज वाले चैप्टर में। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं हम? अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड प्लस, ये वर्ड बहुत ज्यादा मैं लिखवा रहा हूं, प्लस अमाउंट फॉर एनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर? क्या समझ में आया? क्लियर क्या है सर? यस। फिर उसके बाद हम किसका पेमेंट करते हैं? हम पेमेंट करते हैं सर अमाउंट फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? यस सर। फिर उसके बाद किसका पेमेंट करते हैं? अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ क्या सर? समझ में आई आपको चीज? यस सर। तो एक तरीके से सर ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट है। ये पूरा फॉर्मेट सर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मेट आपको बना के आना पड़ेगा। जो भी सरप्लस आएगा या फिर जो भी डेफिशिएंसी आएगी, क्लियर क्या? प्लस में भी आ सकता है और ये नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? अब आप बोलोगे सर मेरे पास 100 रुपए है, मैं 200 रुपए का पेमेंट कैसे कर सकता हूं? फिर मैं आपको कहूंगा सर ये क्या है? एक सपना है। सपने में आप 100 रुपए कमा के 1000 रुपए भी खर्च कर सकते हो, बट ये हकीकत नहीं है। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या सर ये फॉर्मेट आपको? तो इस फॉर्मेट को सर मैंने 3 टुकड़ों में बांटा। पहले असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, फिर असेट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, फिर उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी के पेमेंट में आपको यही सीक्वेंस में पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर क्या? समझ में आई चीज? यस सर। अब मैं आपको कुछ नोट्स लिखवा देता हूं सर, कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप इस चीज का क्वेश्चन करोगे। कुछ नोट्स मैं आपको लिखवा देता हूं सर। नोट नंबर 1, क्या सर? ये जो PSC है एंड जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो इक्विटी शेयर कैपिटल का आपने जो ऊपर पेमेंट करा है वो कैसा आएगा? विदाउट डिविडेंड। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आई चीज? यस सर। मतलब सर ये जो अपन डिविडेंड, मतलब जो ये अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं वो कैसा है? विदाउट डिविडेंड। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया क्या? यस सर। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे सर? जो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है, क्या बोला मैंने? कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप इज इग्नोर्ड। क्या कर दी जाती है? उसको अपन इग्नोर कर देते हैं सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा सर मैंने आपको? जो कॉल्स इन अरियर है, कॉल्स इन अरियर है, उसको आपको कैसा ट्रीट करना है? इज ऑल्सो ट्रीटेड एज
क्या ट्रीट करना है उसको आपको एज ANSP। समझ में आई क्या बात? जो कॉल सिनेरियो है उसको क्या ट्रीट करना है? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। क्लियर? यस सर। फोर्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो अगर आपका जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है उसका ERV लेसर है किसके? लोन अमाउंट से, देन जो सच डेफिशिएंसी है, सच डेफिशिएंसी विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या सर ये चीज समझ में आई आपको? समझ में आया? क्लियर हुआ क्या सर? मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला सर, मैंने आपको एक ही चीज कही सर कि जैसे जो असेट अपन ने स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, मतलब मान लीजिए सर मैंने लोन के बदले में मैंने मेरी बिल्डिंग दे रखी है, लोन ले लिया मैंने 10 करोड़ का, और जो बिल्डिंग की आज मार्केट वैल्यू है, जो एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 5 करोड़। तो अब लोन 10 करोड़ का है, वो 5 करोड़ अगर मैं उससे पे ऑफ भी कर दूंगा तो फिर भी कितने रुपए का लोन बचेगा मेरे ऊपर? 5 करोड़ का। तो वो जो डेफिशिएंसी है 5 करोड़ की, उससे मैं क्या मान लूंगा? एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। समझ में आया क्या? और अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मानूंगा तो क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ पेमेंट करूंगा उसका? यस सर। क्लियर? अब लिखिए सर, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं? ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आखिर कौन होते हैं सर? ये भी आपको पता होना चाहिए। लिखिए सर, ए पॉइंट क्या बोला मैंने? क्या बोला? एम्प्लॉय। क्या बोला? एम्प्लॉय हुज, जिनकी जो 4 मंथ की, क्या बोला? जिनकी 4 मंथ्स की जो सैलरी है, या फिर 2000 रुपी, या फिर 2000 रुपी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? यस सर। अब इसके अंदर एक मैं आपको नोट लिखवा देता हूं। अब इसको मैं सर एक तरीके से आपको नोट में 1-2 चीजें और लिखवा देता हूं इसमें रिगार्डिंग। ठीक है सर? देखिए, लिखिए ये यहाँ पे सर एक नोट मैं आपको रेड पेन से लिखवा देता हूं सर। इफ, यदि, ठीक है, मान लीजिए 4 मंथ की जो सैलरी है, 4 मंथ सैलरी आई 8,000 रुपये, ठीक है, और आपको लेना कितना है? 2,000 रुपये, विच एवर इज लोअर 2,000। तो ये 2,000 क्या माने जाएंगे? आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माने जाएंगे। यस सर। तो सर ये जो रिमेनिंग 6,000 है, जो ये रिमेनिंग 6,000 है, वो क्या माने जाएंगे? आपके ट्रीट किए जाएंगे एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या सर ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? अगर हुआ हो तो सर आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? इसके अंदर एक और नोट है सर, डायरेक्टर्स इंक्लूड नहीं होते। डायरेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड। डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्लियर? क्या समझ में आया? यस सर। बी पॉइंट, बी पॉइंट पर आ जाए। यस सर। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ड्यूज। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ड्यूज इन लास्ट 12 मंथ। ठीक है? समझ में आई क्या बात? क्लियर हुआ क्या? सी पॉइंट, वर्क्समैन कंपनसेशन। सुना है आपने वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम के बारे में? यस सर। फिर वर्कर सैलरी विदाउट लिमिट। अब सर आपको कंफ्यूजन, सर अभी तो आपने कहा
एम्प्लॉयज की सैलरी में लिमिट लगानी पड़ेगी। सर यहाँ वर्कर है और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय। क्लियर? मैं इसको और डिफाइन कर देता हूँ आपको। ये जो एम्प्लॉय है वो होते हैं एक्सेप्ट जो लोअर लेवल नहीं होती, जो लोअर लेबर होती है, लोअर लेबर जैसे कि जो मजदूर होते हैं वो, और वर्कर बोले तो जिनके अंदर लेबर आता है। क्या आती है? लेबर आती है। क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। पॉइंट नंबर ई, इन्वेस्टिगेटर सैलरी। जो इन्वेस्टिगेटर की जो सैलरी होती है वो भी क्या होती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होती है। यस सर। एफ क्या करेंगे सर, पीएफ, ईएसआई, ईएसआईसी, पेंशन, और क्या बोलते हैं कंपनसेशन। किस केस में कंपनसेशन? 3 केस में सर, लिख लीजिए यहां पे। डेथ के अंदर, डेथ के केस में अगर कोई कंपनसेशन दे रहे हैं, डिसेबिलिटी हो गई, उसके अंदर दे रहे हैं, और अगला ABCDFGH, कोई अगर आप हॉलीडे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। तो क्या सारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्लियर है क्या आपका? यस सर। पॉइंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? जो सर ये जितने भी लोन है या जो भी डिबेंचर्स है, अबव में जितने भी लोन है या जो भी डिबेंचर्स हैं, वो क्या करते हैं सर, वो इंक्लूड करते हैं क्या, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ डिस्चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? मतलब जो भी उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस सर। फिर आगे जो भी आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल और जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल का जो भी आप पेमेंट करोगे, क्या करोगे, पेमेंट करोगे, जो भी आप पेमेंट करोगे वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा टू देयर उनकी पेड अप वैल्यू के इक्वल। या सर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि कॉल्स इन अरियर को छोड़ देंगे, कॉल्स इन अरियर को हटा के पेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या सर ये चीजें आपको क्लियर हो रही है क्या? ये सर मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे रहता है कि पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लिखवा दूंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड, फिर इसकी अपन अगली क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। 8वां पॉइंट सर, आपको पता है ये पीबीडी, प्रोविजन फॉर पेड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डेटर, इनका पेमेंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, इनका पेमेंट नहीं करते हैं। आप सोचो कोई सपना है तो सपने में इनका भी पेमेंट कर दे, नहीं, इनका पेमेंट नहीं करते क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं होती। समझ में आया? यस सर। और मैंने जो आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऊपर लिखवाई थी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बुक वैल्यू कितनी होगी सर? इसकी बुक वैल्यू तो 0 होगी। क्यों? बुक वैल्यू विल बी 0। क्यों? क्योंकि सर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है, इस कारण से इसकी बुक वैल्यू 0 है, बट अपन को इसका पेमेंट करना होता है। यस सर। क्या ये चीज सर आपको समझ में आई क्या, क्लियर हुई क्या? यस सर। पॉइंट नंबर 10 लिखिए सर, जो भी फिक्टिशियस असेट्स होती है एंड जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं वो क्या होते हैं, आर इग्नोर। उनको इग्नोर किया जाता है सर, उनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है फिक्टिशियस असेट्स को बेचने से पैसा मिलेगा नहीं और रिजर्व एंड सरप्लस का पेमेंट किया नहीं जाता। समझ में आई बात? क्लियर हुआ क्या? समझ में आया? क्लियर? यस सर। एक और चीज लिख लीजिए सर आप,
व्हेन आपकी बैलेंस शीट डेट, क्या बोला मैंने, मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट डेट एंड जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सर इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा और अब इसको भी थ्योरी में लिखवाने का कोई मतलब भी नहीं है। एक मिनट सर, और बस आपको सर ये 11 पॉइंट ध्यान में रखने। अगर आपको सर ये जो 10 पॉइंट है, अगर आपको पता है ये 10 पॉइंट प्लस आपको ये अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट अगर आपको ढंग से पता है तो सर मजाक नहीं कर रहा, आपका ये जो टॉपिक है ये मान लीजिए सर आपका 90% खत्म हो गया। अब 10% बचा है सर, उसके अंदर से अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि अपन को इसके रिगार्डिंग एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस जो भी हमने नोट्स लिखे हैं 10 की 10 वो हमारे को समझ में आ जाए, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ? यस सर। तो सर ऐसे आपको लिक्विडेशन की पूरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी हमारे इसी चैनल पर। पैरेलल आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर भी इसी चैनल पे आपका अपलोड होता रहेगा। पार्टनर और अमलगमेशन पहले ही अपलोड हो चुका है, फिर उसके बाद सर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी नंबर ले लेंगे। समझ में आई बात? तो आज के लिए सर अपन लिक्विडेशन की जो क्लास नंबर 1 है वो हम यहाँ तक ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लिक्विडेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस खत्म करेंगे। तो सर जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।